हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 4 यानी प्रश्नावली 4 के हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण में किस तरह का हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको सॉल्व यानी हल करने का तरीका क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर घात के आधार पर बहुपद को देखें, इसके आगे वाला चैप्टर में हम लोग बहुपद पढ़े थे, तो बहुपद जो होता है घात के आधार पर जो होता है अलग अलग प्रकार के होता है। एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय और त्रिघातीय। ठीक है, तो अगर जिसका पावर 1 है तो एक घातीय हो जाएगा, जिसका पावर 2 रहेगा द्विघातीय, और जिसका पावर 3 रहेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या समझेंगे, इसमें हम लोग ये समझना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, हम आपको समझा दें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद अगर हम आपको समझा देते हैं, यानी द्विघात बहुपद के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम लोग बात करें किसका, समीकरण के बारे में। किसके बारे में, समीकरण के बारे में। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है, इसका घात जो होगा ये कितना होगा, 2। अधिक से अधिक घात कितना होगा, 2। अगर इसमें पद की संख्या बात करें, पद की संख्या तो हो जाएगा 3। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे दो चीज आपको निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक आ रहा है चर संख्या, और एक बात निकल के आ गया अचर संख्या। चर संख्या क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है चेंज हो जाए, चेंज वैल्यू। अगर कोई राशि है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग अचर राशि। तो ये होता है चेंज वैल्यू, और ये होता है डोंट चेंज वैल्यू। कहने का मतलब है जिसका मान बदल जाए उसको हम लोग कहते हैं चर राशि, और जिसका मान नहीं बदले उसको हम बोलते हैं अचर राशि। तो चर राशि में क्या क्या मिलेगा हमको, अगर चर राशि का बात करें तो इसमें आ जाएगा x y z, एक्स वाई और जेड लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। इसके साथ साथ ए बी सी भी आता है, लेकिन हम लोग को ज्यादातर क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम अचर राशि का बात करें तो अचर राशि में आप मान के चलिए इसमें आ जाएगा संख्या। क्या आ जाएगा, संख्या। संख्या में आप क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12। ठीक है, इस तरह का आप संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो अचर में क्या आ गया आपका संख्या, और चर में क्या आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम बात करें, हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो अगर कोई बहुपद है, अगर कोई बहुपद है और उसका घात जो है कितना है, 2 है, कितना है, 2, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसमें अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए, 2। पद का संख्या कितना होना चाहिए, 3। जैसे अगर हम बात करें कि 2x² प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर एक और एग्जाम्पल लिख दिया जाए x का पावर 2, तो क्या द्विघात बहुपद है, हाँ द्विघात बहुपद है। पद का संख्या जो है अधिक से अधिक 3 हो सकता है, कम से कम 1 हो सकता है। तो इसमें पद का संख्या कितना है, 1। इसमें पद का संख्या कितना है, 3। अब देखिए पद का संख्या अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 3। अगर इसका व्यापक रूप का बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c के जैसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर a का जो मान है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये आप समझिए। अगर a ही 0 हो जाए तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो हमको 2 की बात करना है ना, हमको द्विघात बहुपद से मतलब है, किससे, द्विघात बहुपद। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग अब कहाँ चलेंगे, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसमें, द्विघात समीकरण। किसमें, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है ये समझिए।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, बराबर जीरो। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसके अंदर भी कंडीशन है, क्या कंडीशन दे रखा, इसको समझते हैं। चलिए अब देखिए, अगर कंडीशन का बात करें तो इसमें कंडीशन हमको दे रखा है कि ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर है तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों, पावर 2 है, यही जीरो हो जाएगा। समझिए, अगर हम यहाँ लिख दें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना, जीरो, और ए के जगह पे हम क्या रख दें, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर दे, फिर बी एक्स कर दे, फिर सी कर दे, फिर क्या कर दे, जीरो। अब किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही मान जीरो हो जाएगा, यानी जो मान पावर 2 बता रहा है, 2 आ रहा था, वही मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या चीज यहाँ से हमको, बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर क्या बचेगा, जीरो। अब बताइए पावर 1 हो गया क्या, नहीं हो गया, पावर 1 हो गया, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण, हो जाएगा रैखिक समीकरण। लेकिन हम लोग इसमें चैप्टर में हम लोग क्या सीखना है, द्विघात समीकरण सीखना है। तो इसलिए ए का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना बात आप समझ गए। एक बात और यहां लिखा गया कंडीशन में, ए बी सी, ये कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है यही आप समझते चलिए, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा वो परिमेय होगा। इसके अंदर भी कंडीशन है, Q जो है जीरो के बराबर नहीं हो, नहीं नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। जैसे 2/3 -5, इसके लिए कुछ ना तो एक आप लिख सकते हैं, जीरो, जीरो बटे कितना, 1, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि 5/0 क्या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन जीरो पूछा जाए तो जीरो जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे है, जीरो बटे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो जीरो बटे अगर 1 करते हैं तो परिमेय संख्या, और दूसरी बात यह है कि 5/0 करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इतना बात आप समझ गए। फिर आगे हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है जैसे 2√2, √3, √5, इस तरह का जो संख्या आपको देखने को मिलेगा वो किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। किस में आता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है ए बी सी, ये कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे x का घात अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से नहीं ज्यादा होगा नहीं 2 से कम होगा, और इसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये जाएगा क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तब क्या बनेगा, समीकरण। अगर समीकरण 0 हटा दें, बराबर हटा के 0 हटा दें तो फिर बहुपद हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। इसमें हम लोग एक चीज और सीखते हैं, ये हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। अगर हम d की बात करें, d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। d को हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। d क्या है, विवेचक है। -4ac का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब हमको यह समझना है कि b, a और c क्या है, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ आप देखिए x² के आगे क्या लगा है, a, b है, b, x² के आगे a, x के आगे क्या है, b, और यहाँ पे c क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद है। तो अगर x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक का बात करें तो ये क्या है, a, x² का गुणांक क्या है, a, और उसी तरह से x का गुणांक का बात करें तो ये है b, और c जो है ये आपका है अचर पद। कौन सा पद है, अचर पद। c क्या है, अचर पद। तो आप समझ गए कि a, b और c क्या होता है, a, b और c क्या होता है। इतना बात आप समझ गए। यानी x² का गुणांक a है,
x के गुणन क्या है b और c क्या है अचर पद है। इतना बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको d निकालने के लिए यानी विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकल के आ गया d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।